हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सभी का यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम जो सीईटी के पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे उसी में हम जो नेक्स्ट और हमारा लास्ट पेपर सॉल्यूशन देखेंगे 131D। तो ये जो सीईटी हुआ था, सीईटी, और ये हुआ था 8 जनवरी को हमारा सेकंड शिफ्ट वाला, यानी कि फोर्थ शिफ्ट हम कह सकते हैं। और उस दिन के साइंस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 3 पेपर सॉल्व किए थे, तो देखिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एलीफेंटोसिस किसके कारण होता है। आपसे पूछे हैं कि एलीफेंटोसिस किसके कारण होता है। ये एक डिजीज है। एलीफेंटोसिस नाम से पता चला एलिफेंट के समान। इस बीमारी में क्या होता है, हमारा जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, उसमें पानी भर जाता है और ये पैर हाथी के समान हो जाते हैं। इसीलिए इस डिजीज को एक स्पेशल नाम दे रखा है और उसको हम बोलते हैं एलिफेंटेसिस। और ये हमारे होते हैं हेलमिंथ के कारण, कृमि के कारण। तो आपको देखो यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, फाइलेरिया कृमि, फीता कृमि, चपटा कृमि, एस्केरिस। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो क्या हो जाएगा, फाइलेरिया कृमि हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको एस्केरिस, और एस्केरिस के कारण जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं एस्केरियोसिस। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है। आपको पता है कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का यदि मैं शॉर्ट में आपको अर्थ समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो सालों साल हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इसके लिए कुछ एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो कुछ गैसेस जो होती हैं, ये सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। इसीलिए ये विकिरणें यहीं पर रह जाती हैं और इनका लगातार इन गैस और पृथ्वी के बीच में आदान प्रदान रहता है। इस प्रकार से पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान में वृद्धि होती है। तो इसके लिए जो गैसें जिम्मेदार होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इनके लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इनको अपन। इसमें मेनली मैं यदि आपसे बात करूँ तो इसमें CO2 सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। 60% योगदान जो है वो CO2 का होता है। इसके अलावा मीथेन CH4 का होता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसका भी योगदान होता है। इसके अलावा जलवाष्प वगैरह जो है वो भी हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, पहला ऑप्शन में आपको यूवी किरणें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्वारा पुनः विकिरण दे रखा है। तो आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का योगदान होता ही नहीं है, इसीलिए हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें ये याद रखना है कि ये जो पृथ्वी से विकिरणें उत्सर्जित होती हैं ये कौन सी होती है, यूवी होती है या फिर इंफ्रारेड होती है, IR होती हैं। तो मैं बता दूं ये होती है इंफ्रारेड, इनको हम अवरक्त विकिरणें भी बोलते हैं। तो ये यूवी विकिरण वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इंफ्रारेड किरणों का CO2 तथा H2O द्वारा पुनः विकिरण, यानी कि लगातार पृथ्वी से IR निकलती रहती हैं और इन गैसें, ये जो गैसेस होती हैं इनके बीच लगातार आदान प्रदान होता है। इस तरीके से जो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें लोरिक एसिड होता है। लोरिक एसिड, तो लोरिक एसिड की यदि मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के रूप में भी किया जाता है। अब इसका आपको सोर्स बताना है कि लोरिक एसिड किस में होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिसका जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो नारियल का तेल है। नारियल के तेल में क्या होता है, लोरिक एसिड होता है, जो संक्रमण के इलाज से भी बचने के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा जो है वो कौन सा एक प्रकार है? मोनोसेकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीसेकेराइड है या फिर पॉली एमिनो अम्ल है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि कपास से जो हमको फाइबर मिलता है वो कपास के बीज से प्राप्त हो रहा है, हमें कॉटन सीड से ये मिलता है। और स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि ये एक पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही जो जहाँ से हर बार हर एग्ज़ाम में जिसमें भी जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमें जो यहाँ पर पूछा है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है वो दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये रिवर्सिबल होता है, हम प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हैं। केमिकल में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाता है, यानी कि उनके रासायनिक गुणधर्म ही बदल जाते हैं, उनको हम पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। जो केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, ये सब किसका उदाहरण होता है? ये सारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अब देखो पहला है पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। देखते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो कोई इसका संगठन चेंज नहीं हो रहा है। मिट्टी के जो हम वो दीपक बनाते हैं उसको हम पानी डालकर वापस गीला भी कर सकते हैं। फिर है प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में प्रकाश में विक्षेपित हो जाना, इसको हम वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा कोई केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए ये भी हमारे भौतिक चेंज का उदाहरण है। नमक का पानी में घुलना, हम नमक को पानी में घोल सकते हैं और वापस गर्म करके हम नमक भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये भी रिवर्सिबल है। लेकिन देखो पहला ऑप्शन है पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, पकाने के बाद सब्जी को हम वापस कच्ची सब्जी में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारे टेक्नोलॉजी से हैं, वो आपको करेंटली न्यूज़ ध्यान में रखनी होती है। जो इसमें पूछे हुए उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, विक्रम एस क्या है? विक्रम एस जो है वो मैं बता दूँ आपको, भारत का पहला निजी निर्मित रॉकेट है। ये एक रॉकेट है और ये निजी कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो हमारे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर ये क्वेश्चन 112 जो है वो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन। हम देखते हैं ना कई बार मूवी वगैरह में हम देखते हैं कि यार बारिश का मौसम नहीं फिर भी बारिश आ रही है, तो आर्टिफिशियल रेन भी होता है, उसको कृत्रिम वर्षा बोलते हैं हम लोग। क्लाउड सीडिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है ये यूज़ होता है आयोडाइड, और इसमें भी होता है सिल्वर आयोडाइड, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर आयोडाइड। क्लियर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? जियो सैटेलाइट जो हमारे होते हैं इनकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, इनकी औसत ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। याद भी होगा आपको, बार बार यही पूछा जाता है सेम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेब से है। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, यानी कि ये वेब 3.0 जो है ये चेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यस, बिल्कुल सही है, इसका पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है वेब 3.0 अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल द्वारा संचालित है। नहीं, बिल्कुल इसके द्वारा संचालित नहीं है, तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वेब 3.0 तकनीक लोगों को अपने डेटा को कंट्रोल करने में सक्षम बनाती है। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स
पीपल्स टू कंट्रोल देयर ऑन डेटा। यस, बिल्कुल कंट्रोल करने की क्षमता देती है। तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम ABCD देखेंगे तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शंस जो हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। हमारा क्या हो जाएगा, सी फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस इज लोकेटेड बिटवीन, तो आपको याद रखना है जुपिटर और मार्स के बीच में होता है, जुपिटर एंड मार्स के बीच में होता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको, या कंफ्यूज हो सकते हो आप ए और सी के अंदर, क्योंकि यहाँ बृहस्पति और मंगल दे रखा है, या बृहस्पति और शनि दे रखा, तो हमें बृहस्पति और मार्स या जुपिटर और मार्स के बीच में होता है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच।